प्रैक्टिस है बेस थ्योरम की अभी और क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बेस थ्योरम। An insurance company insured 3,000 scooters, 4,000 cars and 5,000 trucks. The probability of the accident involving a scooter, car and a truck is 0.02, 0.03, 0.04. If one of the insured vehicle is met with an accident, find the probability that is a scooter, car or the truck. तो चलो क्या इसमें E1, E2, E3 याद है आपको? E1 क्या लेते थे? PE1। सबसे पहले तो E1 डिफाइन कीजिए। E1 that scooter is selected। पहले कौन है? स्कूटर इज सेलेक्टेड। तो PE1 का मतलब कितना हो गया? स्कूटर सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 3,000, 4,000, 5,000, 12,000। तो ये हो जाएगा 3,000 अपॉन 12,000। देखिएगा सही लिखा क्या? स्कूटर इज सिलेक्टेड, तो PE1 इज 3,000 अपॉन 12,000। फिर क्या ले लेते हैं? E2 के लिए ले लेते हैं हम लोग कार इज सिलेक्टेड। यस, कार इज सिलेक्टेड। तो कार इज सिलेक्टेड का मतलब PE2 की वैल्यू कितनी हो गई है? कार इज सिलेक्टेड मतलब 4,000 डिवाइडेड बाई 12,000, है ना? और E3 ट्रक इज सिलेक्टेड, तो PE3 ट्रक इज सिलेक्टेड मतलब 5,000 डिवाइडेड बाई 12,000। और A क्या मान लेते हैं? A is the chance of the insured vehicle met with an accident। देखिए क्या आपको समझ में आया क्या? A is the chance of the insured vehicle met with an accident। देखिए क्लासरूम में कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वीडियो बंद हो। ये इस बात को मैं भी ध्यान रखूं और आप भी ध्यान रखें। आप वीडियो ऑन करके ध्यान रखेंगे और मैं भी किसी तरह ध्यान रखूंगा, है ना? मैं भी किसी तरह ध्यान रखूंगा कि मेरी स्क्रीन पर कोई वीडियो ऑफ ना हो। ऑफ हो तो मेरी स्क्रीन पर ना, ठीक है ना? ओके, डन। तो बच्चे लोग अब देखिएगा PA/E1। PA/E1 का मतलब क्या हो गया कि वो स्कूटर है और उसका एक्सीडेंट हो गया। अगर कोई स्कूटर है तो उसका एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो स्कूटर इन्वॉल्विंग द एक्सीडेंट इज 0.02। फिर PA/E2 यानी इफ इट इज अ कार एंड इट हैज मेट विद एन एक्सीडेंट इज 0.03। और PA/E3 इट इज 0.04। ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और देखिएगा, पूरे क्वेश्चन का जो एक मेन कॉन्सेप्ट है, जो पूरा क्वेश्चन का एक आपने फ्रेम कर लिया है, वो ये सॉल्यूशन फ्रेम हो गया। अब टीचर ने सिर्फ एक चीज देखनी है कि क्या इन्होंने फॉर्मूला सही लगाया। फॉर्मूला सही लगाया तो बस लास्ट में क्या देखेंगे? आंसर। जिसके ये कॉन्सेप्ट सही हो गए उनके आंसर्स भी सही आएंगे अगर उनको फॉर्मूले की जानकारी है तो। और जो बच्चा ये लिख रहा होगा ना उसको फॉर्मूले की जानकारी होती है ना? तो आपको निकालना है PE1/A। मतलब अगर आपको पता लगा कि कोई व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया है तो बताइए कि वो इंश्योर्ड स्कूटर ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बताइए कि वो इंश्योर्ड स्कूटर ही होगा। तो क्या करोगे अब आप इसको? एक तरह से पूरा ही बायस थ्योरम रिवाइज करा दिया मैंने। PA/E1 होल अपॉन, आंसर निकाल दीजिए प्लीज तीनों के। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए करा दिया, बाई चांस कोई स्टूडेंट अगर आया हो नया, सर एक बार बता दो। ये लीजिए, ये हो गया फॉर्मूला फॉर बेस
थ्योरम या बायस थ्योरम, इसको बोलेंगे फॉर्मूला फॉर बेयस थ्योरम और बायस थ्योरम। बताइएगा क्या बन रहा है कि नहीं। आज की क्लास का मैंने छुट्टी तो नहीं बोला था ना आप लोगों को, मैंने बोला होगा कि आज क्लास है ना जी। चलिए, अच्छा P E1 मतलब स्कूटर वाला 3/1/4 हो गया इंटू पॉइंट 02 डिवाइडेड बाई 1/4 इंटू 0.02 प्लस फिर है नेक्स्ट कार होने का 1/3 प्लस और ट्रक होने का प्रोबेबिलिटी 5/12। बस अब आप इससे सॉल्व कर दीजिए, आंसर निकाल दीजिए। कमाल, आंसर मुझे बता दीजिए कितना है और मैं भी एक बार आपको चेक करके बता दूंगा तुरंत। ये है क्वेश्चन नंबर 11, 3/90। अच्छा, ये बोर्ड्स वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था, चलो ये कर लेते हैं। बड़ा सा क्वेश्चन है कुछ, क्या बोल रहा है। आप लोग देखिएगा प्लीज कैसे करना है इसको, क्योंकि बेस थ्योरम के जो क्वेश्चंस होते हैं ना स्टार्टिंग में ही होता है वो E1 E2 A, E1 E2 E3 E4 A मानना, ये स्टार्टिंग का प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिएगा प्लीज इस क्वेश्चन को। Suppose we have 4 boxes A, B, C, D containing colored marbles as given in this. One of the boxes has been selected at random. Okay. तो one of the boxes has been selected at random. तो इसका मतलब P1 मान लेते हैं, box selected is A. E2 box selected B. E4 box selected is D, or PE1 is equal to PE2 is equal to PE3 is equal to PE4 is equal to 1/4। ठीक है ना। अच्छा, ये भी मैं मान रहा हूं कई बार क्वेश्चंस में दे देते हैं कि द बॉक्स कैन बी टेकन इन दिस प्रोबेबिलिटी। एक बार जरा पढ़ लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं। फिर ए क्या मान लेंगे, ए marble is drawn if the marble is red, single marble is drawn, a red marble is drawn, a red marble is drawn। तो PA/E1 की वैल्यू निकाल लीजिए, PA/E2 की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर हमारा ये वाला पेज ठीक हो गया ना तो कैलकुलेशन में क्या दिक्कत है। PA/E1, A से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी तो 1/10 हो जाएगी। चेक कीजिएगा मैं सही लिख रहा हूं। PA/E1, फिर P ये से B मतलब PA/E2, A/E2 मतलब रेड बॉल निकालनी है 6/10। A/E3 इससे रेड बॉल निकालनी है 8/10 और D की वैल्यू 0, उसमें है ही नहीं ना सर। अब सॉल्व कर लीजिए आप लोग। निकालना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स ए। तो बॉक्स ए का मतलब आपको निकालना है E1/A। कैलकुलेट करो फटाफट, कम 1/50। मैं चेक करूं क्या क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 1/50। क्वेश्चन नंबर 12 इट इज 1/15। इजी भी था ना। 13 क्वेश्चन आप लोग पढ़े एक बार जरा फटाफट। 13, the manufacturer has 3 machine operators A, B and C. The first operator produces 1% defective items, second operator B and C produces 5 and 7% defective items. If A is on the job for 50% of the time, B is on the job for 30% of the time and C is on the job for 20% of the time,
the defective item is produced, what is the probability that it was produced by A? तो E1 E2 किसको मानोगे? देखिए सबसे पहले E1 मान लेते कि उसको डिजीज है, एक्चुअली हैव द डिजीज। E1 मान लेते the person is having disease। देखो द पॉपुलेशन एस्टिमेटेड इज दिस 0.2% ऑफ द डिजीज। तो PE1 की वैल्यू कितनी होगी? PE1 की वैल्यू होगी 0.2%। देख लीजिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है आपको आदत हो जाती है जो ऊपर ऊपर दिया है वो E1 E2 मान लेते हैं, यहाँ पे उल्टा है। इस टाइप के क्वेश्चन से डरिएगा जरूर, इसको एटमोस्ट केयर से करना है आपने। PE1 इज 0.2/100 और PE2 उसको बीमारी नहीं है, तो उसको बीमारी नहीं है तो यार वो 98.2% हो गया ना। फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ दिस द एस्टिमेटेड 0.2% विल हैव द डिजीज। तो 0.2% यानी 2/1000 को तो डिजीज है, तो बाकी 998/1000 को डिजीज नहीं है, नॉट हैविंग डिजीज। ओके फिर अब उन्होंने बोला ए क्या हो गया? ए अ पर्सन टेस्टेड and diagnosed to have disease। मतलब एक आदमी का टेस्ट किया गया, उसको बताया गया डॉक्टर ने, हाँ भाई तुमको तो डिजीज है, तुमको तो बीमारी है। अब PA/E1 क्या हो गया कि उसको बीमारी थी और डॉक्टर ने चेक करके बताया हाँ भाई तुमको तो बीमारी है यार। उसको बीमारी थी और डॉक्टर ने चेक करके बता दिया हाँ भाई तुमको बीमारी है। इसके चांसेस कितने हैं? 90%। The test will correctly detect the disease 90%, तो इसका आंसर हो गया 90/100। बट PA/E2 क्या हो गया है मैं चाहता हूं इसका मीनिंग आप अपनी कॉपीज में लिखो। A/E2, PA/E2 का मीनिंग क्या है? What is the meaning of PA/E2? देखिए मैं बता देता हूं PA/E2 का मतलब क्या है। The person is actually not suffering from the disease, but the doctor diagnosed him as he is suffering from the disease on the basis of the test। यानी वो सचमुच में वो पर्सन जो है ना, सचमुच में वो जो व्यक्ति है वो बीमार नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब कह रहे हैं नहीं आप तो बीमार हो, रॉन्गली डायग्नोज, तो उसकी वैल्यू है 1%। उसकी वैल्यू कितनी है? 1%। सबसे ज्यादा बड़ा काम यही वाला होता है। बस अब इसके बाद तो सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, आंसर पाना है, कुछ नहीं। समझ गए ना क्या है PA/E2? कि when the doctor detected him as you are having the disease, but actually you are not having the disease। मतलब किसी आदमी को एड्स है भी नहीं, फिर भी डॉक्टर ने टेस्ट करके बोल दिया अरे भाई तुम्हें तो एड्स है। किसी आदमी को कोविड है भी नहीं, कोविड पॉजिटिव नहीं है, फिर भी डॉक्टर ने टेस्ट करके बोल दिया अरे तुम्हें तो कोविड पॉजिटिव। किसी आदमी को मलेरिया है भी नहीं, टाइफाइड है भी नहीं, ट्यूबरक्लोसिस है भी नहीं, फिर भी डॉक्टर ने उसको बोला लेटो यहाँ तो तुमको तो 2 सूजी लगेगी क्योंकि तुम तो बीमारी से परेशान है ना, ऐसा कुछ। तो चलिए खैर अब आंसर आप निकाल दीजिए। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट आर द चांसेस दैट द पर्सन इज एक्चुअली हैविंग द डिजीज। तो आपको निकालना है P1/E1/A। आपको निकालना है PE1/A। ठीक है ना, चलो समझ में आ गया सब लोग को? इजी। ये है बेस थ्योरम के शानदार कॉन्सेप्ट, यही एग्जाम्स में भी आते हैं, यही सब चीजें आती हैं एग्जाम्स में। चलो तो यार अब क्वेश्चन नंबर 15, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने लायक होगी ना कि हम उसको छोड़ दें?
और एक खासतौर से बीमारियों वाले क्वेश्चन जो है ये तो बच्चों लोग एक वर्ड यूज किया गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसी क्वेश्चन। If D1, D2, D3 be the three mutually exclusive diseases, mutually exclusive diseases का मतलब कि अगर किसी इंसान को D1 है तो D2, D3 नहीं होगी, D3 है तो D1, D2 भी नहीं, मतलब D1, D2 नहीं होगा, मतलब one and only one, that is called mutually exclusive. If all मतलब more than one is not possible, जैसे head और tail होता है ना, तो head and tail are mutually exclusive events. If it comes up head, then tail cannot be there, and if it comes up tail, then head cannot be there. कुछ ऐसी कहानी समझ रहे हो ना? तो चलिए mutually exclusive. So as per the observations, as per the set of the observable symptoms of the disease, the doctor has the following information from a random sample of 5,000. 1,800 has the disease D1. तो E1 मान लेता हूं, disease D1 है उनको, और E1 हो गया है 1800 डिवाइडेड बाई 5000। हालांकि मैंने गलती करी है, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना चालू कर दिया। I should have read the full question first. So 2100 has the disease D2 and the others has the disease D3. 1500 patients with disease D1, 1200 patients with disease D2 and 900 patients with disease D3 showed the symptoms. Okay, ठीक है। तो अब E2 क्या हो गया? E2 हो गया है disease D2, तो PE2 की वैल्यू कितनी हो गई? डिजीज D2 की वैल्यू, डिजीज D2 2100, चेक कर लेना आप लोग। और E3 D3 की है, और कितने बचे हैं अभी? 1800, 2100, 3900 हो गए, 1100 हो गया। अच्छा, ए क्या है? ए क्या हो गया? द पर्सन shows the symptoms. Person shows the symptoms. देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, what is the disease, which of the disease of the patient is most likely to have, और ये दिया हुआ है showed the symptoms, तो person showed the symptoms है। तो अब P A by E1 क्या है कि उस आदमी को E1 बीमारी है और वो उसके सिम्टम भी शो कर रहा है, तो उसकी वैल्यू है 1500। 1500 कितने में से कर रहे हैं? 1800 से। 1800 पेशेंट्स में से 1500 लोग उस बीमारी के सिम्टम्स को शो कर रहे हैं, ठीक है ना? 1500, ठीक है। फिर P A by E2, A by E2, यानी 2100 लोगों में से 1200 लोग उस बीमारी के सिम्टम्स को शो करते हैं। A by E3, A by E3, 900 लोग कितने में से? 1100 में से उस बीमारी के सिम्टम्स को शो कर रहे हैं। तो अब आपको बताना है PE1 by A, PE2 by A और PE3 by A की वैल्यू। आप निकालिएगा फटाफट। PE1 by A, PE2 by A और PE3 by A। कोई PE1 by A निकाल लीजिए, कोई PE2 by A निकाल लीजिए, कोई PE3 by A निकाल लीजिए, फटाफट। कम ऑन, बोलना क्या क्या है? 15 by 36, 12 by 36, नेक्स्ट। बेटा सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी तो E1 की है। अगर किसी इंसान को सिम्टम हो रहे हैं तो सबसे ज्यादा चांसेस है कि उसको E1 वाली बीमारी हो, D1 जो डिजीज हो। तो इसलिए आपको क्वेश्चन में ये पूछा था, विच ऑफ द डिजीज इज द पेशेंट मोस्ट लाइकली टू हैव, तो ये क्या हो गई? डिजीज D1, डिजीज D1।
यानी अगर कोई पेशेंट सिम्टम शो कर रहा है तो ज्यादा चांसेस है कि उसको D1 डिजीज हो। समझ रहे हो ना? If the patient is showing symptoms, then the person is most likely to have the disease D1. 22. अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ के ये पता ही नहीं लगता है कि ये बायस थ्योरम का है। A person speaks the truth 8 times out of 10. A die is tossed. He reports that it was 5. What was the probability that it was actually 5? Even मान लेते हैं ट्रुथ की और E2 मान लेते हैं लाई। ट्रुथ की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 8 टाइम्स आउट ऑफ 10 और झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/10। ए क्या हो गया? ए he reports that it was 5. The person reports that 5 turns up, है ना? पर्सन रिपोर्ट कर रहा है कि भैया 5 आया है। पर्सन रिपोर्ट कर रहा है कि 5 आया है। अब ये बताओ PA/E1 क्या हो गया? मतलब कि वो सच बोल रहा था और 5 आया भी था। वो सच बोल रहा था कि वो 5 आया था, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? वो सच बोल रहा है कि 5 आया है। थोड़ा दिमाग लगा लो यार, मैं 2 मिनट रुक जाता हूं ताकि आपका दिमाग भी चल जाए साथ साथ। कोशिश कर लीजिए फटाफट। CBSE बोर्ड 2005 का क्वेश्चन है। He reports that it is 5. What is the probability that it was actually 5? यार एक बात बताओ वैसे, पहले क्या वो सच बोलेगा, झूठ बोलेगा, या 5 आएगा या नहीं आएगा? क्वेश्चन को पढ़ के कंफ्यूज हो रहा हूं। मुझे लग रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज एक्चुअली 5? तो हम लोग जो निकाल देंगे वो तो ये आ जाएगा कि भैया उसने सच बोला था। हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग कर देंगे E1/A निकालेंगे कि उस आदमी ने बोला था कि 5 आया है और उसने सच बोला था, उस बात की प्रोबेबिलिटी होगी। लेकिन उन्होंने बोला था कि व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 5। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यार, मुझे लगता है कुछ थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा। देखता हूं, चलो अभी नोट मत कीजिएगा। 5 comes and 5 does not comes। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? PE1 की 1/6, PE2 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6। अब 5 आया है और सचमुच में 5 आया है, तो इसका मतलब A/E1 क्या हो गया कि 5 आया है और उस आदमी ने रिपोर्ट किया है कि 5 आया है, मतलब उस आदमी ने सच बोला है, ट्रुथ बोला उसने। तो ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी 8/10। लेकिन 5 अगर 5 उस आदमी ने बोला कि 5 आया है जबकि 5 नहीं आया है, तो मतलब उस आदमी ने झूठ बोला, इसके चांसेस हो गए 2/10। अब आपको निकालना क्या है कि अगर उस आदमी ने बोला है कि 5 आया है, तो बताइए सचमुच में 5 आया होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ओके बच्चे लोग, मैं कर रहा हूं इसको ना, इसके बाद इसका आंसर चेक कर लेंगे। वैल्यू हो जाएगी, PE1 की वैल्यू कितनी है? PE1 की वैल्यू है 1/6 इंटू 8/10 होल अपॉन 1/6 इंटू 8/10 प्लस और 5/6 इंटू 2/10। या जरा इसका आंसर चेक करके बताओ ना मुझे कितना है।
8/18, 4/9। बुक्स में कितना आंसर दिया है? 4/9 दिया है क्या? ओके, क्या आपको फर्क समझ में आया कहाँ मैं क्या बोल रहा था और क्या क्वेश्चन? जो हम लोग पहले करते थे उसमें ये होता कि उसमें ये आंसर आता कि उस आदमी ने बोला 5 है, तो बताइए उसने सच बोला होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती। बट यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा कि वो 5 आया है, तो बताइए कि वो सचमुच में ही आया था, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ना? इस वाले को देख के चेंज किया मैंने, ये इसको जो अंडरलाइन किया ना, इसको चेंज, इसको पढ़ के चेंज किया यार, इससे तो कुछ डिफरेंट आंसर है। खैर अभी आप कॉपी कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। दिस इज अ गुड क्वेश्चन और ऑलरेडी आ चुका है सीबीएसई बोर्ड 2005 में। छोटा सा है, मिर्ची टाइप का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन लेकिन प्रभाव काफी देर तक रहता है। तो चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अभी और। Very important question. In answering a question on a multiple choice test, a student either knows the answer or guesses. Let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 is the probability that he guesses. Assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability is 1/4. What is the probability that the student knows the answer given that he has answered it correctly? Even chance हो गया जानने का और guess करने का. Student either knows the answer, even chances. Student, आप इसको अपने आप करिए प्लीज. P even की वैल्यू हो जाएगी 3/4 और दूसरा probability that he guesses the answer is 1/4. तो PE2 okay. फिर what is the probability that the student knows the answer given that he has answered it correctly? Student answered the question correctly. यार एक बात बताओ, अगर एक स्टूडेंट जानता है कि उसका आंसर जानता है, तो उसके करेक्टली टिक करने की प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी ना? सोचो जल्दी से कि अगर स्टूडेंट आंसर जानता है तो वो करेक्टली टिक कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1. जानता है तो कर ही देगा, उसमें क्या है. लेकिन अगर स्टूडेंट आंसर करेक्ट टिक करता है और वो जानता नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है assuming that the student who guesses the answer will be correct with a probability of 1/4. अब निकाल दो जरा आंसर इसका. What is the probability that student knows the answer? Okay, P even/A कर रहे हैं. आंसर निकाल दीजिए फटाफट. अच्छा क्वेश्चन है. 12/13. तो इसका आंसर हो गया 12/13 और हमारा सही आ गया है. बच्चे लोग, ये वाली क्लास हमारी आज की खत्म हो रही है, ठीक है ना बच्चे लोग? बाय बाय.